आप सबको मेरी तरफ से आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए और एक गलबात हुई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या हम कम से कम आज जो हम इधर मिले हैं इतना कर सकें कि हम घर जाके अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बोले कि तुसी अपने बच्चा नाल डोगरी में गल करो। कर सकते हैं क्या? इसमें तो सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मुझे कश्मीर में भी बहुत तकलीफ होती है। हालांकि मेरी अपनी बच्चियां, उनको भी कश्मीरी बोलनी नहीं आती, क्योंकि बहुत जल्द हम दिल्ली चले गए थे, बहुत छोटी थी। मगर मैंने देखा है कि हमारे घर में हमारे रिश्तेदार, हमारे दाएं बाएं दोस्त बच्चों को कम हियर गो देयर। अब तो उर्दू भी खत्म हो गई है, अब अंग्रेजी है। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, हम सब लोग यहाँ, कि घर जाके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बोले कि अपने बच्चों के साथ डोगरी में बात करो। ये तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम आज जो हम यहाँ ये हमने एक प्रोग्राम रखा है, इसका इतना नतीजा तो निकले, क्योंकि अंग्रेजी उर्दू हर भाषा वो सीखेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आज तो गांव के लड़के लड़कियां, जब मैं उनसे मिलती मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी अंग्रेजी वो बोलते। मुझे भी दिक्कत होती है अंग्रेजी बोलने में, मगर वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है, मतलब कि मैं हैरान हो जाती हूँ। मगर अगर हमको घर में अपनी डोगरी जबान को, क्योंकि शिनाख्त सबसे बड़ी चीज है ना, कि अभी साक्षी ने बोला कि आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम जम्मू, आई एम प्राउड टू बी कि जम्मू ने मुझे क्या दिया। और जम्मू कैसे जाना जाता है? जबान सबसे पहली चीज है ना, डोगरी तो पहली गल है। तुसी डोगरी नहीं बोलोगे जी, हेलो जी, कम हियर गो देयर, तो फिर की गल है? ये तो कोई गल ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात दिन ब दिन अच्छे नहीं हो रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम यहाँ से बड़े उदास होके चले जाएं, मगर खराब है। मैंने देखा कि जब दिल्ली में हादसा हुआ तो एकदम मुझे झटका सा लगा। मैंने कहा अगर हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर, मतलब एक ख्वाब होता है, मेरे घर वालों का भी बड़ा ख्वाब था, मेरे खासकर डैडी का, कि महबूबा डॉक्टर बन जाए। और मैंने जम्मू आके, दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज इन जम्मू इन कॉलेज। मैंने सिर्फ लटर मस्ती और कटर मस्ती की, क्योंकि सेठी साहब के घर में थी, अपने घर में नहीं थी। तो वहां तो कोई डांटने वाला भी नहीं था, सब प्यार करते थे, सब ने भी और ज्यादा वो बिगाड़ करते थे। तो डॉक्टर में नहीं बनी, मगर एक डॉक्टर बन के फिर वो बजाय इसके कि वो अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाए, लोगों की जिंदगी बचाए, वो जाके ऐसी प्लानिंग करता है दिल्ली में खुद भी और उनको की भी जान, और बड़े बेकसूर लोगों की जान ले ले। तो मुझे इस चीज ने झंझोड़ा। मैंने कहा कहीं ये जो नई जनरेशन है, अभी एक छोटे लड़के ने बोला, आई थिंक पुंछ से था वो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारा कोई इनके साथ डायलॉग ही नहीं है यूथ के साथ, कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके जहन में क्या परेशानियां हैं, वो किससे बात करें। मुझे ये मालूम नहीं है कि जम्मू में कितना आप बोल सकते हैं, कश्मीर में आप बात नहीं कर सकते। कश्मीर में अभी शकील साहब कह रहे थे कि आप बहुत ही तमीज से, तहजीब से बात करेंगे। उमर खालिद ने तो कोई गलत बात नहीं कही थी, उसने तो कोई तहजीब का दायरा नहीं तोड़ा था, पर आज 5 साल से उसकी बेल नहीं हो रही है। बड़ी मुश्किल से बहन की शादी पे उसको जाने दिया। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर की एक इनटॉलरेंस है। और ये इनटॉलरेंस खाली मुसलमानों की तरफ नहीं है, जनरल इनटॉलरेंस है। अगर मीडिया को कोई आदमी सवाल पूछेगा या कोई और पूछेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मगर आज जहाँ चैलेंजेस है, मैं कहती हूँ उसके साथ अपॉर्चुनिटीज है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज अलग नहीं है, सवाल और जवाब होता है। तो जहां सवाल होगा वहां जवाब भी जरूरी होगा। इसलिए मुझे लगता है हमें हिम्मत खोने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि हमारे मुफ्ती साहब जो आज जम्मू में, इतनी जल्दी मैंने प्रोग्राम इसलिए किया कि अभी एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर को मिलना चाहिए, और साथ ही में उन्होंने कहा कुछ उस तरह की बात की नहीं। मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों की, खासकर जम्मू के लोगों की ख्वाहिशात, जो उन्होंने यहाँ वोट दिया था बीजेपी को दबा के, उसकी कदर की थी।
और जम्मू के लोगों की कदर की थी, तभी इतना बड़ा मुश्किल फैसला, ये आसान फैसला नहीं था कि कहां पीडीपी और कहां बीजेपी। और मुफ्ती साहब ने कहा मैं जम्मू वालों को कौन सा जवाब दूंगा, उनको कैसे मैं पावर से बाहर रखूंगा जब उन्होंने 28 मेंबर चुने हैं। वो जम्मू वाले जिन्होंने जब कश्मीर में मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया तो आरसपुरा के लोगों ने मुझे वोट बना दे के एमएलए बनाया। ये तो कुर्बानी थी। हमने तो किसी को उस तरह नहीं दिया था, बल्कि उस तरह उससे छुपा के रखा था कि ताकि जम्मू कश्मीर में सरकार बना के हम बांध ले एक दूसरे को, शर्तों में बांध ले कि अगर हम आपके साथ सरकार बनाते हैं तो आपने कौन कौन से काम करने हैं, अगर मौका मिले तो एजेंडा ऑफ अलायंस पढ़िएगा। मेरे ख्याल में जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो या लद्दाख हो, उन तमाम समस्याओं का समाधान आपको उसी एजेंडा ऑफ अलायंस में मिलेगा। ये तो बदकिस्मती है मुफ्ती साहब नहीं रहे और शायद कश्मीर में भी लोगों को समझ नहीं आई, अदरवाइज इसको जम्मू कश्मीर के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। और ये जो 2019 में हुआ तो क्या वजह थी? महाराजा जी जो थे जिन्होंने यहाँ ये जो हमारी नौकरियां, हमारे रिसोर्सेज, हमारी रेत बाजरी, ये कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्यों कहा था? ऐसे तो नहीं कहा था। उनकी सोच उस वक्त ये थी कि जम्मू कश्मीर एक मुख्तलिफ रियासत है, ये एक छोटा सा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा हिंदुस्तान है और उसको संभालना है। इट्स एन आइडिया ऑफ इंडिया। आप पूरे मुल्क को जाके देख लीजिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को देखे आपको दिल में आते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसको प्रिजर्व करने के लिए 370 था। अब मुझे बताइए, ये तो कश्मीरियों को सजा देने के लिए उठाया गया, मगर सबसे ज्यादा अगर इसका नुकसान कहीं शुरुआत हुई तो वो जम्मू से हुई। सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का आना, क्राइम बढ़ जाना, आउटसोर्स, इतनी सारी बिल्डिंगें बनती है, एम्स बना, दूसरी बनी, सारा काम आउटसोर्स हो रहा है। आपकी माइनिंग, हम खाली हो रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। शायद उन्होंने जो बात की इस पे कि आपको अंदाजा नहीं, 20-30 साल के बाद हमारे दरिया, हमारे पहाड़ इतने खोखले हो गए होंगे कि हमको कोई नहीं बचाएगा। सरकार जो पहले होती थी तब भी माइनिंग होती थी, मगर अगर एक साल एक एरिया होता था, दूसरे साल दूसरा एरिया होता था, और लोकल्स करते थे छोटी लेवल पे। आज बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से आ रही हैं, स्मार्ट सिटी बनानी है, रोड्स बनाने हैं, सारा मटेरियल वहां से निकालते और कोई रॉयल्टी भी नहीं देते हैं। अब ये सोचा था कि सरकार के बाद थोड़ा कंट्रोल होगा, पर मुझे नहीं लगता है कोई कंट्रोल हुआ है। मगर मैं आप सब जम्मू के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे वालिद मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी आप लोगों के लिए। वो कुर्सी तो उनको कांग्रेस के साथ अलायंस करके भी मिलनी थी, मगर आप समझते नहीं इस बात को, जिस तरह कश्मीरी लोग नहीं समझे कि मुफ्ती साहब ने एक, वो कहते हैं ना, इसार बांध दिया था, बीजेपी के साथ हाथ मिला के उनके हाथ बांध दिए थे कि ताकि जम्मू कश्मीर संभल के रहे, सेफ रहे। ये ना कश्मीरियों को समझ आई, ना जम्मू के लोगों को समझ आई। मगर आज मैं आपके पास यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स ने बड़ी अच्छी बातें की। उसके बाद टू टॉप इट ऑल, शकील साहब ने इसको जो क्लोजर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ कि हमारी जम्मू की इस वक्त, कश्मीर की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ही अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ जो ड्रग्स का माहौल हो गया हमारा, तो इसमें भी सबसे पहला रोल घर से ही चलेगा। जब तक हमारे घर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी कहा शराब यहाँ बहुत ज्यादा है, मगर ठेके बाहर वालों को और पीने वाले हम जम्मू के लोग हैं ना। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जम्मू के साथ जो ट्रेन चली गई एकदम कश्मीर अब कटरा, उससे भी जम्मू को नुकसान हो रहा है। मुझे जम्मू क्या, मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जम्मू में गुजरा है, और उस घर में गुजरा है, उससे बड़ा सेक्युलर घर कोई नहीं होगा। और हम समझते नहीं थे, मुझे ईद के साथ साथ होली की इंतजार होता था कि होली कब आएगी। मैंने डोगरा साहब के घर जाके, विजय डोगरा मेरी फ्रेंड है, उसके घर में वहां होली खेलनी है। तो हमने एक अलग जम्मू देखा है, और आज भी जम्मू वैसा ही है। आज भी जम्मू में जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख आपको रघुनाथ बाजार में घूमते हुए देखेंगे, कहीं नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मेरा आज यहाँ आप लोगों के साथ ये बात करने का यही था कि मैं आपसे
मुझे मुश्किलात तो मालूम है, मुझे ट्रांसपोर्टर्स मिलते हैं यहाँ जो माइनिंग के साथ बेचारे, ट्रक वाले, टिपर वाले, ऑटो वाले सब मिलते रहते हैं अलग अलग से। स्टूडेंट्स ओपन मेरिट के, ओपन मेरिट में अब ये बड़ा डाइसी सवाल है, उसमें हमारा है आबादी के हिसाब से आप लोगों को अपना हिस्सा दे दो, जितनी जिसकी आबादी, अगर रिजर्वेशन वालों की आबादी ज्यादा है उसमें कहीं बढ़ाने की जरूरत, बढ़ाइए, मगर जो ओपन मेरिट वालों की आबादी उनको उस हिसाब से दे दीजिए, ताकि किसी को ना लगे हमसे नाइंसाफी हो रही है। खासकर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, किसी ने यहाँ बताया कि कोई किसी की 12 लाख आमदनी है, उसको भी इस वक्त भी चौथी पांचवी पीढ़ी उसको मिल रहा है, मगर किसी की आमदनी 2 लाख भी नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाए। आई थिंक देयर नीड्स टू बी सम काइंड ऑफ कमीशन हु कैन सॉर्ट इट आउट। तो बाकी मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ हैं। और इस बच्ची ने वॉशरूम्स के बारे में बेटा आपने बात की, तो मुझे ये बात याद है, मैंने अपने पहले भी किसी ने मुझसे जिक्र किया था, हम कोशिश करेंगे जो हमसे हो सकेगा इसके बारे में बात करें। फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहती थी। हम तो रोज बोलते हैं, पॉलिटिशियन तो हम रोज बातें करते हैं, मगर मैं आज आपसे आपकी समस्या, उसका सोल्यूशन, सब सोल्यूशन तो एकदम नहीं आएंगे, पर मैं समझती हूँ कि हम कंटिन्यू करेंगे। डोडा की किसी ने बात की, मैं डोडा भी जाऊंगी, मैं राजौरी भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी, और इसी तरह हम आप लोगों से बात करेंगे। आपके आने का, खासकर जो सीनियर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और जो बच्चियां आई हैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।